तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान, उसके लक्षण और संविधान क्यों जरूरी था। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशकों पुराना हो चुका था और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर जोर दिया और बहुत उन्होंने विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय जनता पर इतना ज्यादा अत्याचार किया कि भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे वो हर हाल में अब स्वतंत्र भारत बनाना चाहते थे। साथ ही साथ औपनिवेशिक सरकार ने ऐसे नियम, ऐसे कानून भारत के ऊपर थोपे जिससे पूरी जो देश था वो त्राहिमाम कर रहा था। तो स्वतंत्रता सेना नायक जो थे उन्होंने निश्चय किया कि भारत आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक देश बनेगा जहां सब व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान माना जाएगा, सरकार की सभी में हिस्सेदारी रहेगी। ये उस वक्त के नेताओं का जो आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तो उनके ये विचार थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। यह काम किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा। 1946 में एक कमेटी गठित की गई जिसको संविधान सभा का नाम दिया गया और भावी संविधान निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। लगभग 3 सालों तक संविधान सभा की बैठकें होती रही एक भावी संविधान बनाने के लिए जिसमें सब व्यक्ति बराबर हों, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव देश में ना किया जाए, सबको समान अधिकार मिले। तो संविधान सभा ने लगभग 3 साल तक बैठकें चलती रही। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे देश में बहुत ज्यादा समुदाय थे, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग थे, तो उनका आपसी तालमेल जो भाईचारा है वो कैसे बरकरार रखा जाएगा। उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था, ना रीति रिवाज एक थी और ना एक जैसी संस्कृति, ना एक जैसा पहनावा, ना एक जैसा खान पान। और उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि भारत के पक्ष में जाएगी या पाकिस्तान के पक्ष में जाएगी और उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक और आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वो कोई भी निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरी बहादुरी से निर्वाह किया। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी और देश को ऐसा एक कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के साथ और प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया था। संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख इस वीडियो में हम करेंगे और विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखें जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे।
इसे समझने की कोशिश करेंगे और उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन चिंताओं को किस प्रकार हल किया। अब भारतीय संविधान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अब बात करेंगे हम संघवाद की, कि संघवाद होता क्या है। इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें रहेंगी और इस समय भारत में 3 स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद आता है हमारा स्थानीय सरकार, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले सकें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी बननी थी। 1911 में ये डिसाइड किया था और 1912 में ये राजधानी बन गई। तो संविधान निर्माताओं ने ये भी अंदेशा लगा लिया कि दिल्ली के अंदर जो मुट्ठी भर लोग पूरे देश पे शासन करेंगे, ऐसा ना है कि वो पूरे देश पे अपनी इच्छाओं को थोपे। तो बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों जनजातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनके लिए कुछ अलग से कानून बनाने पड़ेंगे। अब भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान निर्माण के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी और देश जब आजाद हो गया है तो तब भी अनुसूचित जातियों को बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जाति जनजातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि आप अपने समाज की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रक्षा कर सकें। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। प्रांतीय सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं और बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। 3 प्रकार की सूचियां हैं: राज्य स्तरीय सूची, संघीय सूची, एक समवर्ती सूची। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपने ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग